हाँ कम करो, हाँ कम करो, और कम करो, और कम करो ना। हाँ उसके ठीक बगल में दबा कर दो इधर। घड़ी से ना आ रही है, किसी और जगह से आ रही है। आप बाहर बैठ जाइए। ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो इस प्रकार ये तो हो गई कि अलग अलग कर कर जो है हम लोगों ने डिफाइन किया। अब अगर हम लोग इसको सीधे सीधे लिखना चाहेंगे कि व्हाट इज डिमांड, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, यही लिखा जाता है। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच इज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर, है ना, ऑफ द कंज्यूमर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये सिंपल है, बातें आप लोग को किताबों में भी लिखी हुई है। और कुछ लिखा है डिमांड के बारे में, तो इसका डिफिनेशन लिख दें कि छोड़ दें? क्या लिखेंगे? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर desire for a commodity demand is an effective desire for a commodity which is supported भी लिख सकते हैं, है ना, which is supported या backed by purchasing power of given period of time। बात समझ आ रहे हैं? यानी इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिखा जाता है, डिमांड रिफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी which is asked for at different prices in a given period of time। मतलब इसको दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, इसी का डिफिनेशन कि इन अदर वर्ड्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी, है ना, refers to the various units of a commodity which are, अब कहाँ लिखें, ऊपर कर दे, which are
आस्क फॉर मतलब डिमांड होता है, मांगना। आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क फॉर मतलब टू डिमांड, टू हैव ए डिमांड। आस्क फॉर एट different prices in a particular place in a given period of time। बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, there are so many way to write the answer about demand, है ना। सिंपल सी बात है, एक बात को कई ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट, 3-4 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट को लिखकर आप अपनी बात को कह सकते हैं, कंट्राडिक्टरी नहीं है। आप सही बोली, पर्टिकुलर प्लेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे देखिए, आपका जैसे कहता है कि सियालदा बाजार में, है ना, कपड़े की ये मांग है, तो पर्टिकुलर प्लेस हुआ ना, कि जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे कि डिमांड कहाँ है, तो पर्टिकुलर प्लेस में होगा। डिफरेंट प्राइसेस पे, कि मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पर यूनिट्स, क्योंकि हम लोग जो है किसी कमोडिटी के यूनिट्स को डिमांड करते हैं। हम लोग मैंगो को कहते हैं तो मैंगो के यूनिट्स को डिमांड करते हैं कि 5 किलो मैंगो चाहिए, तो अंग्रेजी में लिखते हैं 5 किलोज ऑफ मैंगो, 5 किलोज मैंगो की जगह, है ना। तो मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि 10 रुपया पर, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि 25 यूनिट्स आपका डिमांड है गुड एक्स का, है ना, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स है, 25 यूनिट्स है। ये रुपया हो गया, प्राइस रुपया में हो गया, और ये यूनिट्स हो गया, है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर 8 रुपया है तो यहाँ पर 40 यूनिट्स की डिमांड है, और कह सकते हैं कि अगर ये 5 रुपया हो जाता है तो यहाँ पर 45 यूनिट्स की डिमांड है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड और प्राइस में अपोजिट रिलेशन है। तो अभी पर इस प्रकार क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल शो करता है और डिमांड कि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज जो है डिमांड की जा रही है, यानी कि उसकी नीड है या उसके बारे में जो कह सकते हैं कि बायर्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर को लेकर डिमांड की चर्चा नहीं करते हैं, मानी सेट ऑफ यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू एट वेरियस रेट्स, वेरियस प्राइस पर जो वेरियस क्वांटिटी जो कह सकते हैं कि वेरियस क्वांटिटी जो कि आप डिजायर है इन पर्टिकुलर प्लेस, उन टोटल सेट ऑफ द डिमांड इज टर्म्ड एज टोटल सेट ऑफ द यूनिट्स। यानी क्या होता है कि 10 पर 25 है, 8 पर 40 है, 5 पर 45 है, तो ये क्या हो गया कि ये एक लिस्ट है, दिस इज ए लिस्ट, है ना, एंड दिस लिस्ट इज शोज एज डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू द वेरियस यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी का डिफरेंट यूनिट्स एट डिफरेंट प्राइसेस, एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पर। जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर प्राइस पर इतना डिमांड है, अगर प्राइस में कम बेसी हो तो इतना हो जाएगा, अगर प्राइस गिरेगा तो हमको इतना चाहिए, इतना डिजायर है, प्राइस बढ़ जाएगा तो हमको इतना ही चाहिए। तो वेरियस प्राइस पर वेरियस क्वांटिटी है, उन सभी का जो एक सेट है, सेट का मतलब समझते हैं क्या, 1:1 का रिलेशन है। इन सभी को जब हम एक लिस्ट लेते हैं तो प्राइस लिस्ट कहलाता है। अ प्राइस लिस्ट शोज अ डिमांड ऑफ द कमोडिटी, दिस इज द प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट से क्या शो करता है कि इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी की वहां पर डिमांड है।
हम लोग प्रायः ये समझते हैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के आधार पर ही डिफाइन करते हैं, लेकिन प्राइस लिस्ट भी क्या है, दैट शोज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन दैट एरिया और इन दैट प्लेस। बात समझा रहे हैं कि डिमांड रिफर्स टू द प्राइस लिस्ट इन विच डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर आस्क्ड फॉर। चूंकि डिमांड डिफाइन कर रहे हैं अतः अपनी डिफिनेशन में डिमांड वर्ड को यूज नहीं करेंगे, उसके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड को यूज करेंगे। नहीं तो जो प्रश्न आपसे पूछी जा रहे हैं उसी के बारे में अगर डिस्कस कर दी जाए तो फिर क्या होगा कि आपने उसको डिफाइन ही कहाँ किया। जैसे इसके पिछले वाला क्लास में यूटिलिटी फंक्शन की चर्चा हो रही थी, कहा कि आप लोग लिखिए, देखो लिखा यूटिलिटी फंक्शन इज द यूटिलिटी फंक्शन विच इज यूटिलिटी फंक्शन, है ना। डिमांड इज डिमांड विच इज डिमांड। बताइए सीनियर से, आप लोग के सीनियर्स थे तो खैर, तो समझ में बात आ रही कि प्राइस लिस्ट भी क्या डिनोट करता है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन ए पर्टिकुलर टाइम। प्राइस लिस्ट भी तो एक गिवन पीरियड के लिए होता है कि इतना तारीख से ये प्राइस लिस्ट है। जैसे ही आपका लिस्ट बने डेट समय बदलता है, अगर उसमें कुछ सुधार होता है तो प्राइस लिस्ट फिर से नया हो जाते हैं। तो एक प्राइस लिस्ट भी क्या डिनोट करता है, डिमांड को शो करता है। अब प्राइस लिस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट यूनिट्स जो है वो रिफर्ड रहते हैं, कितना प्राइस पर आपको इतना मिलेगा। आगे बात समझ में? गुड, बढ़ती है बोली। और हवा चलने से क्या होता है ना, नशा जो है थोड़ा सा माने बढ़ता है।